यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। उस वीरान पड़ी सड़क पर अब सिर्फ समर और मरीना ही मौजूद थे। मरीना तो समर के हैंडसम चेहरे को देखने में इतना खो गई थी कि वो तो भूल ही गई थी वो इस वक्त कहाँ है। अचानक समर को कुछ याद आता है। समर पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां उसने उस टैक्सी वाले को रुककर उसका इंतज़ार करने के लिए कहा था। समर देखता है वो टैक्सी वाला और उसकी टैक्सी अब वहां नहीं है। उस टैक्सी वाले ने उसका सामान भी सड़क पर फेंक दिया है। समर ये देखकर ना में अपना सर हिला देता है और एक गहरी सांस लेता है। वो किसी का अच्छा करने चला था और उसी के साथ ये हो गया। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं था। समर अपने सामान को लेने के लिए बिना मरीना पर कोई ध्यान दिए वहां से अपने कदम अपने सामान की ओर बढ़ा देता है। मरीना का ध्यान भी समर की इस हरकत पर टूट जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि सामने मौजूद इस हैंडसम आदमी ने उसे अभी अभी इग्नोर किया है। इस पर हैरान थी, आज तक किसी ने भी उसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की थी। मरीना के कदम भी अनजाने में ही समर का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जब समर अपने सामान के पास पहुंच जाता है तो वो जल्दी से अपनी जैकेट पहन लेता है और अपना बैग देखने लगता है जिसमें उसका सामान था। जब उसे लगता है उसका सामान सही सलामत है तो वो अपने बैग को अपने कंधे पर लटका देता है, पर तभी उसे एहसास होता कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे ही घूर रहा है। समर एक झटके से पीछे मुड़ता है तो देखता है जिस लड़की को उसने कुछ देर पहले बचाया था वही उसके पीछे खड़ी अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही है। वहां पिछले कुछ देर में इतना कुछ हो गया था कि उसे उस लड़की पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला, पर अब वो उसे जब ठीक से देखता है तो देखता ही रह जाता है। इस लड़की की खूबसूरती भी उसकी अनन्या की तरह बेमिसाल थी। उस स्पोर्ट्स अटायर में उभर कर आ रहा उसका परफेक्ट जीरो फिगर गोरा रंग, उसकी स्कर्ट के नीचे से झांक रही लंबी गोरी टांगे, सुंदर नीली आंखें, हेयर क्लिप से बंधे हुए उसके वो लंबे काले बाल। मरीना अनन्या जितनी ना सही पर खूबसूरती के मामले में उससे कुछ कम भी नहीं थी, खासकर कि उसकी आंखें जो काफी हद तक अनन्या की तरह नीली थी। समर को उसकी आंखें देखकर अनन्या की याद आ जाती है, पर जल्द ही समर अपने होश में आता है। उसे याद आता है कि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो अपने आप को याद दिलाता है कि वो अनन्या के अलावा वो किसी और लड़की को ऐसे नहीं देख सकता। समर जल्दी से अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मरीना को घूरते हुए कहता है, What happened? You are free now, you can go। समर उससे कहना चाहता था कि वो अब आज़ाद है और यहाँ से जा सकती है। मरीना उसकी बात का कुछ जवाब देने ही वाली होती है कि तभी समर का फ़ोन रिंग करने लगता है। समर देखता है ये मोहन का फ़ोन है। समर जल्दी से फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से मोहन की फिक्र से भरी आवाज़ सुनाई देती है, हेलो समर, तुम पहुंच गए वहां? तुम ठीक हो ना? वहां सब ठीक है ना? समर हाँ में अपना सर मिलाकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, हाँ मैं पहुंच गया हूँ और ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो तुम जिस काम के लिए गए हो उसे पूरा करके आना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। मोहन विश्वास के साथ कहते हैं। इस पर समर हाँ में सर मिलाकर फ़ोन कट कर देता है। मरीना जो कि वही खड़ी थी समर को हिंदी में बता करता सुन उसके कान खड़े जो जाते हैं। समर का फ़ोन कट होने के बाद वो एक्साइटेड होते हुए कहती है, आप इंडिया से हो? इस पर समर भी अपने सामने मौजूद उस लड़की को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। मरीना का हुलिया देखकर उसे लगा था कि ये लड़की यहाँ की लोकल है और शायद ही इसे हिंदी आती होगी, इसलिए वो उसके मुंह से हिंदी सुनकर हैरान था। समर बस उसके सवाल के जवाब में हाँ में सर मिलाता है तो मरीना एक्साइटेड होते हुए कहती है, अरे वाह, आपको पता है ई रियली लाइक दैट प्लेस, मैं वहाँ कई बार आ चुकी हूँ अपने भाई के साथ। वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, सब कुछ बेस्ट होता है। इस पर समर अपनी आंखें छोटी करके शक करते हुए अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ की लोकल हो? मरीना जल्दी से अपना सर हाँ में मिला देती है। तो तुम्हें हिंदी कैसे आती है? मरीना इस पर थोड़ा उदास हुए कहती है,
वो मेरी मॉम इंडिया से थी ना, पर मेरा जन्म यहाँ इसी आइलैंड पर हुआ था और मैं बचपन से ही यहीं पर हूँ। सब कुछ है मेरे पास, बट अब बस मॉम नहीं है। समर मरीना का दर्द अच्छे से समझ सकता था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके जन्म देने वाले माता पिता कौन है, कहाँ है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं, अगर है तो कहाँ है। पर वो जानता था वो मरीना की इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। ये कहकर समर वहां से जाने लगता है। मरीना उसका ये एटीट्यूड देखकर हैरान थी। वो इतनी खूबसूरत थी, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी ये इंसान उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जिससे मरीना की दिलचस्पी समर में और भी ज्यादा बढ़ रही थी। मरीना एक बार फिर उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुनिए तो। समर रुक जाता है और इरिटेट होते हुए मरीना को देखने लगता है। उसे इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। मरीना उसे अपने दांत दिखाते हुए कहती है, पर आपने बताया ही नहीं कि आप जाओगे कहाँ, और यहाँ क्या करने आए हो। मैंने आपको इस आइलैंड पर आज से पहले तो कभी नहीं देखा था। इस पर समर मरीना को एक नज़र देखकर सामने सड़क की तरफ देखते हुए कहता है, मैं एक टूरिस्ट हूँ और यहाँ घूमने आया हूँ। मुझे रहने के लिए किसी होटल की तलाश है। मरीना उसका जवाब सुनकर हैरान थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे घूमने फिरने का शौक भी है, पर फिर भी मरीना अपनी हैरानी को छिपाते हुए एक नकली हंसी के साथ कहती है, ये तो अच्छी बात है, पर आप जाओगे कहाँ इस वक्त? अब कुछ ही देर में अंधेरा भी तो हो जाएगा, और यहाँ से है ना गाड़ियाँ भी बहुत कम गुजरती है, तो आपको लिफ्ट भी कोई नहीं देगा। समर भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। हाँ, बात तो ये लड़की ठीक कह रही थी। ये आइलैंड था भी काफी सुनसान, ऐसे में वो आखिर कहाँ जाता। मरीना उसको अपनी बात पर गौर करता देख आगे कहती है, और अगर मान लो आपको कोई होटल मिल भी जाता है तो मैं आपको बता दूं, पर ये आइलैंड ना टूरिस्ट के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है 2 साल पहले यहाँ एक टूरिस्ट ग्रुप पर फायरिंग हुई थी, जिसमें उनमें से काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। फिर तब से यहाँ टूरिस्ट ने आना जाना भी बंद कर दिया था। समर हाँ में अपना सर मिलाकर इस बार मरीना की तरफ देखकर कहता है, तो आखिर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई रहने का ठिकाना है? इस पर मरीना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ है ना मेरा घर। मरीना के मुंह से ये सुनकर ही समर की आंखें बड़ी हो जाती है। ये लड़की आखिर कहना क्या चाहती थी? मरीना उसका इशारा समझते हुए अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, अरे मम्मी, मेरा मतलब हमारे घर में मैं अकेली नहीं रहती। घर में मेरे भाई भी तो है और काफ़ी सारे नौकर चाकर भी है, और बहुत सारे कमरे भी है जो खाली पड़े हैं। आप वहाँ किसी भी कमरे में कुछ दिन आराम से बिता सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर कुछ देर सोचता रहता है, पर उसे तब भी मरीना की बात कुछ सही नहीं लगती। आखिर वो इस अनजान आइलैंड पर ऐसे कैसे सीधा किसी के घर में रह सकता था? मरीना उसे अपने ख्यालों में खोया देख थोड़ा फ्रेंडली अंदाज में कहती है, अब कुछ देर पहले आपने मुझ पर इतना बड़ा फेवर किया था, तो क्या अब मैं इसका रिटर्न भी नहीं चुका सकती? इस पर समर आखिरकार एक गहरी सांस भरकर हाँ में सर मिलाते हुए मरीना से कहता है, अच्छा ठीक है, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि कौन है तुम्हारे भाई, और क्या उन्हें मेरा तुम्हारे घर में रहना पसंद आएगा? इस सवाल पर मरीना कुछ देर के लिए शांत सी हो जाती है। वो जानती थी उसका भाई कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम है। पर कुछ देर सोचने के बाद वो बेझिझक कहती है, ऑस्टिन। मेरे भाई का नाम ऑस्टिन डिसूजा है। वो यहाँ एक बड़े बिजनेसमैन है। मरीना के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, अगले 1 मिनट तक ये शब्द बाद समर के कानों में लगातार गूंजते रहते हैं। ऑस्टिन, मेरे भाई का नाम ऑस्टिन डिसूजा है। वो यहाँ एक बड़े बिजनेसमैन है। दरअसल मरीना को ऐसा लगा था कि उसके भाई की असली आइडेंटिटी काफ़ी सीक्रेट है। हर किसी को तो पता है नहीं, सिर्फ अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ गिने चुने लोग ही थे जो ऑस्टिन की सच्चाई जानते थे। और समर को देखकर उसे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, तो उसने बेझिझक अपने भाई का नाम उसके सामने बता दिया। मरीना इन सबको समझने में थोड़ी कच्ची थी, पर समर का ये शॉक रिएक्शन देख मरीना को भी कुछ शक हुआ। उसे लगा उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या हुआ? क्या आप जानते हैं मेरे भाई को?
समर जल्दी से अपनी सोच से बाहर आता है। अगले ही पल वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज कर लेता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो ऑस्टिन को नहीं जानता ही नहीं हो। नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ, बट शायद मैंने ये नाम पहले सुन रखा था, समर अनजान बनते हुए कहता है। मरीना मुस्कुराते हुए कहती है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आखिर उन्हें कौन नहीं जानता। तुमने भी कभी ना कभी तो उनका नाम सुना ही होगा। इस पर समर भी जल्दी से एक फेक मुस्कान के साथ कहता है, अब मैं तो ठहरा एक छोटी सी कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय, अब मुझे कहा इन सब के बारे में पता। इस पर दोनों मुस्कराते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भाई मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए अलाउ करेंगे? इस पर मरीना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें पहले से ही जानती हो। डोंट वरी, वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। समर उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है, शायद इसको अपने भाई की सच्चाई पता नहीं है। ज़रूर ऑस्टिन ने इससे अपनी असली पहचान छुपा रखी होगी। इस बेचारी को क्या पता इसका भाई कितना बड़ा क्रिमिनल है और न जाने कितने देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। समर को यूं खोया देख मरीना अपना हाथ हिलाते हुए उससे मजाक करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? अब चले या यही रुकने का प्लान है? समर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओके चलो। मरीना समर को रोड की दूसरी तरफ मौजूद उसकी गाड़ी की तरफ चलने का इशारा करती है। समर और मरीना की गाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद समर और मरीना की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। समर देखता है मरीना की गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं, एक लिमिटेड एडिशन वाली स्पोर्ट्स कार है जो काफ़ी महंगी है, जिसे देखकर उसका मुंह हल्का सा खुला ही रह गया था। मरीना ने भी उसका ये रिएक्शन नोटिस कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ना मुझे मेरे भाई ने पिछले साल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इस पर समर भी एक हल्की मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर मिलाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ती है। कुछ देर गाड़ी चलती रहती है, दोनों में से कोई किसी से कुछ नहीं कहता। समर को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इनोसेंट दिखने वाली मासूम सी लड़की अंडरवर्ल्ड माफिया किंग ऑस्टिन डिसूजा की बहन है, जिसे वो पिछले 5 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तभी मरीना समर का ध्यान तोड़ते हुए कहती है, वैसे तुम इंडिया से इतनी दूर इस आइलैंड पर क्यों आए? वहाँ इंडिया में तो घूमने के लिए कितने सारे स्पॉट्स हैं, तुम वहाँ ही कहीं भी घूमने जा सकते थे, फिर यहाँ क्यों? जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें तो पता ही होगा ये जगह सेफ नहीं है टूरिस्ट्स के लिए। इस पर समर भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि मरीना का सवाल भी जायज़ था। कुछ देर सोचने के बाद समर कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर वो क्या है ना, वो मेरे जो नालायक फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने मुझे डेयर दिया था कि मुझे इस आइलैंड पर कैसे भी करके 15 दिन बिताने हैं, तो मुझे भी उनकी बात मानते हुए यहाँ आना पड़ा, वरना वो लोग मेरा मजाक उड़ाते जिंदगी भर। इस पर मरीना बस मुस्कुरा देती है, उसे यकीन नहीं हुआ समर इतनी सी बात पर लगभग अपनी जान खतरे में डालकर इस खतरनाक आइलैंड पर आ गया। कुछ देर और चुप रहने के बाद मरीना फिर से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, माई सेल्फ मरीना, मरीन डिसूजा। समर को भी याद आता है कि उसने भी अब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं है। ओ बाय द वे एंड माई सेल्फ समर, समर बत्रा। मरीना इस पर मुस्कुराते हुए कहती है, नाइस नेम समर। इसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। समर एक नज़र मरीना को देखकर अपने मन में कहने लगता है, क्या इसे पता होगा कि इसके भाई ने अनन्या को कहाँ रखा होगा? क्या ये मुझे उस तक ले जा सकती है? ये ख्याल आते ही समर अपना सर ना में हिलाते हुए मन में कहता है, नहीं मुझे सब्र रखना होगा, अगर ऐसे जल्दबाजी करूंगा तो इसे शक हो सकता है। तभी समर कुछ सोचने के बाद मरीना का मन और ज्यादा टटोलते हुए कहता है, वैसे क्या करते हैं तुम्हारे भाई? ई मीन किस टाइप का बिजनेस करते हैं वो? समर इस सवाल से ये जानना चाहता था कि मरीना को उसके भाई के बारे में आखिर कितना पता है। क्या वो सच में इतनी इनोसेंट है जितनी दिखाई देती है, या ये भी अपने भाई की तरह अपने चेहरे पर एक झूठा नकाब लेकर चलती है? इस पर मरीना कुछ झिझक सी जाती है, पर कुछ देर सोचने के बाद वो काफ़ी बेफिक्र होकर कहती है,
मेरे भाई का कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जो काफ़ी फैला है पूरी दुनिया में। वो डिसूजा एम्पायर के सीईओ है। समर इस पर कुछ ना कहकर बस हाँ में अपना सर मिला देता है, क्योंकि ये सब उसे भी पता था। ये सब तो उसने ऑस्टिन के बारे में काफ़ी सालों पहले ही पता कर लिया था। डिसूजा एम्पायर तो बस दुनिया को दिखाने के लिए था। डिसूजा एम्पायर की आड़ में ऑस्टिन ड्रग स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, ज़बरदस्ती पैसे वसूली और गैम्बलिंग जैसे इलीगल काम भी करता था। पर समर को अभी ये पता नहीं था कि क्या इन सब के बारे मरीना को भी पता है या नहीं। आगे कोई किसी से कुछ नहीं कहता और कुछ ही देर में समर देखता है मरीना उसे एक बहुत बड़े और शानदार विला के बाहर लेकर आई है जो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। उस विला की खूबसूरती और डेकोरेशन ऐसी थी कि कोई उससे अपनी नज़रें चाह कर भी नहीं हटा पाता था। शाम का वक्त था और अब उस जगह पर अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से विला की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। उनकी गाड़ी विला के मेन गेट से होकर विला के अंदर आने लगती है। समर देखता है ये विला चारों तरफ से ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स और कमांडोज से भरा पड़ा है, मानो विला ना होकर कोई आर्मी बेस हो। सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी मशीन गन्स लिए किसी रोबोट की तरह खड़े वहां पहरा दे रहे थे। सब ने एक जैसे ऑरेंज सूट्स पहन रखे हैं। वो लोग शक्ल से ही एकदम हार्टलेस दानव लग रहे थे। उनके चेहरे देखकर ही समझ में आ रहा था कि इन लोगों के दिल में किसी के लिए भी रत्ती भर भी रहम नहीं है। मरीना की गाड़ी विला के बाहर मौजूद बड़े से कंपाउंड में आकर रुक जाती है। समर और मरीना गाड़ी के बाहर आते हैं। समर की नज़र अब भी उस शानदार महल जैसे विला पर ही टिकी हुई थी। वो उसे देखकर मन में कहता है, क्या मेरी अनन्या यहाँ हो सकती है? तभी मरीना की आवाज़ से समर का ध्यान टूट जाता है। वो कहती है, सो मिस्टर समर, वेलकम टू द डिसूजा मैंशन। डोंट वरी, जब तक तुम यहाँ हो आराम से रह सकते हो। तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, तुम हर चीज़ के लिए फ्री हो। इस पर समर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर मिला देता है। आसपास मौजूद बॉडीगार्ड्स समर को ही देख रहे थे। समर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, पर इस वक्त वो मरीना के साथ था और उनके अंदर अपने बॉस की बहन से सवाल करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मरीना पहले भी अपने काफ़ी सारे दोस्तों को डिसूजा मैंशन ला चुकी थी, तो इसलिए वो लोग भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मरीना समर को अपने साथ आने का इशारा करती है तो समर उसे फॉलो करते करते विला के अंदर दाखिल हो जाता है। ना जाने क्यों विला के अंदर कदम रखते ही समर का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वहाँ की फ़िज़ा में एक जाना पहचाना एहसास था जिसे वो महसूस कर सकता था। कुछ देर में विला के बड़े से एंट्रेंस से होकर समर और मरीना अंदर लिविंग रूम में आते हैं। समर देखता है विला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना अंदर से भी है। विला के सारे सर्वेंट्स एक अनजान इंसान के साथ मरीना को देखकर अजीब नज़रों से उन दोनों को देखने लगते हैं। वहाँ की सारी फीमेल सर्वेंट्स तो बस इतना हैंडसम आदमी देखकर अपनी आंखें सेकने में बिजी हो जाती है। तभी मरीना एक मेल सर्वेंट को अपने पास बुलाकर कहती है, आरडी, ये समर है, ये मेरे फ्रेंड है, ये इंडिया से आए हैं, ये कुछ दिन तक हमारे साथ हमारे विला में ही रहेंगे। इन्हें इनकी पसंद का कोई भी कमरा दे दो और हाँ, याद रहे इन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। समर देखता है एक छोटी हाइट का मोटा सा आदमी उसके सामने खड़ा है और अपना सर झुकाए मरीना के सारे इंस्ट्रक्शंस पर बस गधे की तरह सर हिला रहा है। वो आदमी अपनी तिरछी नज़रों से उसे ऐसे देख रहा था मानो अपनी आंखों से ही उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। ओके मरीना मैडम, जैसा आप कहे, ये कहकर आरडी वहां से समर को अपने पीछे आने का इशारा करता है। अभी वो कुछ दूर चले ही थे कि तभी मरीना उन दोनों को रोकते हुए तेज आवाज में कहती है, हे समर, मुझे लगता है तुम्हें काफी भूख लगी होगी, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। ये बात मरीना ने काफी जोर से कही थी जो विला के हॉल में चारों तरफ गूंजने लगती है और तभी ये आवाज गूंजकर विला के लेफ्ट साइड के कोने में मौजूद अनन्या के कमरे तक भी पहुंच जाती है। अनन्या, जो कि अब भी अपने कमरे में अपने आप में सिमट कर बेड पर बैठी थी, अचानक उसके कानों में ये आवाज पड़ती है, समर। ये नाम सुनकर ही एकदम से अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। ये आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अनन्या अपने आप से अड़बड़ाते हुए कहती है, क्या क्या मैंने किसी को समर का नाम लेते सुना? फिर वो अपना सर झटक कर बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। समर यहाँ कैसे? पर एक बार फिर एक और आवाज़ उसके कानों में पड़ती है,
समर, तुम सुन रहे हो ना? जल्दी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इस बार तो अनन्या को यकीन हो जाता है उसने कुछ गलत नहीं सुना। वो तुरंत ही अपनी सुंदर आंखों से अपने मोती जैसे आंसू साफ करती है और बड़ी उम्मीद लिए जल्दी से बेड उठ खड़ी होती है और अपने रूम से निकल जाती है। क्योंकि इस विला में अनन्या को ऑस्टिन के कहने पर घूमने फिरने की पूरी छूट थी, तो कोई भी उसे रोकता या टोकता नहीं है। लिविंग रूम में अब भी समर और मरीना मौजूद थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। मरीना मुस्कुराकर समर से कहती है, वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? डोंट वरी, तुम्हें जो भी पसंद है वो बेझिझक कहो, तुम जो कहोगे मैं वो बनवा दूंगी। हमारा मास्टर शेफ दुनिया की कोई भी डिश चुटकियों में बना सकता है। इससे पहले कि समर इसका कोई जवाब देता, उस शांत हॉल में दो धीमे धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। समर के कान बहुत तेज थे। अब तक अनन्या वहां आ गई थी। वो देखती है एक लंबा चौड़ा आदमी उसकी तरफ पीठ किए खड़ा है और मरीना उसके सामने खड़ी मुस्कुराते हुए उससे बात कर रही है। अनन्या को तो पीछे से ही देखकर वो आदमी काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या वो जो सोच रही थी क्या वो सच है। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी अनन्या के कदमों और उस सुंदर शरीर से आती वो भीनी भीनी जानी पहचानी खुशबू जैसे ही समर की सांसों में घुलती है, एक जाना पहचाना सा एहसास उसे घेर लेता है। वो एहसास उसे अपने आप ही पीछे पलटने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही समर पीछे मुड़ता है उसे तो मानो ऐसा लगता है कि उसे उसकी दुनिया ही मिल गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और एक छोटा सा आंसू का कतरा उसकी आंखों से निकलकर नीचे गिर जाता है। अनन्या भी जैसे ही अपने सामने खड़े उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अनन्या काफी देर तक तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके समर को ही देख रही थी। उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अब भी यही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। क्या सच में मेरे सामने जो है वो समर है? अनन्या अपने मन में कहती है। फिर वो अपने आप को हल्के से अपने ही हाथ पर पिंच करती है। असली हैरानी तो अनन्या को तब हुई जब उसे दर्द महसूस भी हुआ, पर तब भी उसकी आंखों के सामने का नज़ारा नहीं बदला। मतलब ये सपना नहीं, सच था। समर ने, यानी कि उसके पति ने उसे ढूंढ निकाला, और वो भी इतनी जल्दी। कैसे? वो यहाँ आया कहाँ से? ये सब सवाल अनन्या के दिमाग में घूम रहे थे, पर इन सब सवालों से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए ये था कि आखिरकार उसका अपना उसके पास है, उसका प्यार, उसका सब कुछ समर उसके पास है, तो फिर उसे और क्या चाहिए? जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। वही समर का भी यही हाल था। इतने दिनों बाद अनन्या को अपनी आंखों के सामने देखकर उसका मन कर रहा था कि बस अभी अनन्या को इन सब से दूर ले जाकर उसे बेइंतहा प्यार करे और फिर कभी उसको अपने से अलग ना होने दे, पर वो किसी तरह अपने जज्बात को काबू में रखता है। उसे पता था कि जिस जगह वो दोनों इस वक्त खड़े हैं वहाँ उन दोनों में से एक की गलती भी उन दोनों की जान लेने के लिए काफ़ी थी। पीछे खड़ी मरीना को समर की पीठ ही दिखाई दे रही थी और समर के लंबे चौड़े कद की वजह से अनन्या भी उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो उन दोनों के चेहरों पर बनते बिगड़ते भावों को नहीं देख पाती। वही अनन्या का सब्र अब जवाब दे जाता है। इस वक्त उसे जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो उसके सामने था। उसने समर की तरफ अपने कदम अभी बढ़ाए ही है, तभी समर उसकी हरकत को भांप कर उसे अपनी आंख दिखाकर कुछ इशारा करता है। तुरंत ही अनन्या को याद आता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अभी उसके समर की तरफ लिए ये कुछ कदम उसकी और समर दोनों की जान भी ले सकते थे। बहुत मुश्किल से अनन्या अपने आप को काबू में रखती है। किसी तरह वो अपनी आंखों से बहने को तैयार आंसुओं को भी रोक लेती है। तुरंत ही वो समर से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। उसे पता था कि अगर वो समर को देखती रहेगी तो ज़रूर अपने आप पर और अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाएगी। मरीना जो वही खड़ी थी वो भी अनन्या को वहां देखकर जम सी गई थी, पर उसके परेशान होने की वजह कुछ और थी। वो अपने मन में कहती है, ओह शीट, में इस अनन्या के बारे में कैसे भूल गई। अगर समर को पता चल गया कि भाई ने इसको यहाँ कैद करके रखा है तो पक्का इसे भाई की सच्चाई पता चल जाएगी और ये यहाँ से चला जाएगा और मेरी लव स्टोरी वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। फिर वो अनन्या को देखते हुए मन में कुछ डिसाइड करती है और तुरंत ही अनन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है।
जल्दी से मरीना अनन्या के पास आकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे समर से कुछ दूर ले जाती है। उसकी इस हरकत से समर अनन्या हैरान रह जाते हैं। समर हैरानी से मरीना को देखने लगता है। अनन्या भी अजीब नज़रों से मरीना को ही देख रही थी। कुछ दूर ले जाने के बाद मरीना अनन्या से फुसफुसाते हुए कहती है, अनन्या प्लीज़ क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो? इस पर अनन्या ना समझी और हल्के गुस्से के भाव से उसे देखने लगती है। मरीना आगे कहती है, देखो पीछे जो आदमी खड़ा है ना, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो कुछ दिन हमारे साथ यही रहेगा। इस पर अनन्या कुछ कंफ्यूज्ड और कुछ गुस्से वाली नज़रों से मरीना को देखने लगती है। कंफ्यूज्ड वो इसलिए थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर और मरीना कब मिले और ये दोनों दोस्त कब बन गए, और गुस्से वाली नज़रों से वो उसे क्यों देख रही थी ये तो सबको पता ही है। पर मरीना का ध्यान अभी उसके एक्सप्रेशंस पर नहीं था। वो अपनी बात आगे कहती है, उसका नाम समर है, क्या तुम प्लीज़ उसे ये नहीं बताओगी कि भाई ने तुम्हें यहाँ किडनैप करके रखा है? अब तक अनन्या कुछ संभल गई थी। वो मरीना की बात पर कुछ देर गौर करती है। उसे समझ में आता है कि उस तक पहुँचने के लिए ज़रूर समर ने मरीना का सहारा लिया है। वो एक नज़र पीछे खड़े समर को देखती है जो नासमझी में उन दोनों को ही देख रहा था। वो भी इस नाटक को जारी रखते हुए अपने हाथ आपस में फोल्ड करके कहती है, अच्छा तो मैं क्या कहूँ तुम्हारे इस दोस्त से, मैं कौन हूँ तुम्हारी, और तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? कुछ देर कुछ सोच विचार करने के बाद मरीना कहती है, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं उससे कहूँगी कि तुम मेरी दूर की रिश्तेदार हो और यहाँ छुट्टियों के लिए आए हो। मैं प्रोमिस करती हूँ इस फेवर के बदले में भाई से तुम्हें यहाँ से जल्दी छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। अनन्या मरीना की बात सुनकर उसे देखने लगती है जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी। कुछ सोचकर वो बस हाँ में अपना सर मिला देती है। मरीना उसकी हाँ सुन खुश हो जाती है। कुछ दूरी पर खड़ा समर भी उन दोनों को ही एकटक देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये मरीना अनन्या को क्या पट्टी पड़ा रही है। खैर ये तो मैं अनन्या से बाद में पूछ ही लूँगा। ये सोचकर समर उन दोनों से नजरें फेर कर खड़ा हो जाता है ताकि मरीना उसे गलत ना समझे। कुछ देर खुसुर फुसुर करने के बाद अनन्या और मरीना वापस समर के पास आ जाते हैं। मरीना एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाए समर से अनन्या को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, समर ये अनन्या है, ये मेरी और भाई की दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रहने आई है। इस पर समर मरीना को हैरानी से देखने लगता है। मरीना को देखते हुए वो अपने मन में कहता है, तो मरीना को पता है अनन्या को उसका भाई यहाँ किडनैप करके लाया है और फिर भी वो मुझसे झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब मरीना को भी अपने भाई ऑस्टिन की सच्चाई पता ही होगी। पर समर ये सब उससे कह तो नहीं सकता था, इसीलिए वो भी जल्दी से अपने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की नकली मुस्कान ले आता है। वो अभी कुछ मरीना को कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ का माहौल एकदम से ठंडा पड़ जाता है। सारे सर्वेंट्स जो यहाँ वहाँ चहलकदमी कर रहे थे एकदम से अपनी जगह पर जम जाते। सब अपने अपने सर और नजरें झुका लेते हैं। काली गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला उस बड़े से डिसूजा मैंशन के बाहर आकर रुक जाता है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उन गाड़ियों से एक एक करके बाहर उतरने लगते हैं। वो लोग उस पूरी जगह का जायजा ले रहे थे। जब उन्हें विश्वास हुआ कि सब ठीक है तो उनमें से एक बॉडीगार्ड उन सभी गाड़ियों के बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा पूरी रिस्पेक्ट और आदर के साथ खोल देता है और जल्दी से अपनी नज़रें और सर दोनों ही झुका लेता है। उस गाड़ी में से एक लंबा चौड़ा और गंजा आदमी जिसने एक लंबा सा ओवरकोट, सर पर हैट और आंखों पर ग्लासेस पहन रखे थे बाहर आता है। वहां इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस सुनसान जगह पर उस आदमी के लेदर के जूतों से निकलती टक टक करती आवाज़ गूंजने लगती है। ये आदमी कोई और नहीं अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग ऑस्टिन डिसूजा था। उसका ऑरा इस वक्त काफी सख्त, डार्क और डरावना था। ऑस्टिन एक नज़र अपने सब बॉडीगार्ड्स को देखता है। सब उसके सामने अपनी नज़रें झुकाए खड़े थे। ये देखकर उसकी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। उसके सामने लोग नज़र और सर झुका कर चले। ये देखकर उसे हमेशा से ही काफ़ी मज़ा और सुकून मिलता था। तभी ऑस्टिन का खास आदमी रॉबर्ट उसके सामने आ जाता है। वो भी बाकियों की तरह अपना सर झुका लेता है। ऑस्टिन अपनी कड़क और डरावनी आवाज़ में उससे कहता है, कुछ पता चला?
लॉर्ड ऑस्टिन, हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें वो लोकेशन जल्द ही मिल जाएगी। रॉबर्ट ये कहते हुए हद से ज़्यादा कांप रहा था। उसे पता था वो इस वक्त जिंदा बस उसके बॉस के रहम पर ही है। अगर उसके बॉस ने कहीं अपना कंट्रोल खो दिया तो यही उसकी जान जाना पक्की थी। ऑस्टिन को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो किसी तरह अपना गुस्सा रोके हुए था। वो अपनी खूंखार आवाज़ में कहता है, टोल्ड देम दैट आई वॉन्ट रिजल्ट्स नॉट एक्सक्यूजेज। इस पर रॉबर्ट भी बस हाँ में अपना सर मिला देता है। इस विषय पर आगे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो लड़की ठीक है ना, और उसने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना। ऑस्टिन आसमान में दिख रहे आधे चांद को देखते हुए कहता है, नो सर, उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वो काफ़ी शांत किस्म की लड़की है। इस पर ऑस्टिन HMMOK कहकर वहां से विला के अंदर जाने लगता है कि रॉबर्ट उसे रोकते हुए कहता है, सर एक बात और है। ऑस्टिन के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे खड़े रॉबर्ट की तरफ बिना पलटे कहता है, कहो सर। मरीना मैडम आज अपने साथ अपने किसी दोस्त को लाई है। वो कह रही है कि कुछ दिन तक उनका वो दोस्त यही रहेगा। रॉबर्ट डरते हुए कहता है। ऑस्टिन उसकी बात सुनकर अपने दांत पीस लेता है। मैंने इस लड़की को कितनी बार कहा है अपने दोस्तों को यहाँ डिसूजा मैंशन ना लाया करे, पर ये मेरी एक बात नहीं सुनती। चलो आज पहले इसी की खबर लेता हूँ। ये कहकर ऑस्टिन तेज कदमों से विला के अंदर जाने लगता है। समर, अनन्या और मरीना तीनों अब भी मैन हॉल में मौजूद थे। वहां हो रही हलचल देखकर मरीना अपने मन में कहती है, ओह नो, भाई को भी अभी आना था, अब क्या होगा। तभी बहुत सारे हटे कट्टे लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स के बीच किस शहंशाह की तरह चला आ रहा ऑस्टिन उस मैन हॉल में दाखिल होता है। वो आते ही अपनी आंखों से चश्मा हटाकर वहां खड़े सारे लोगों को देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बहन मरीना पर पड़ती है, जो अपनी डरी हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी और उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक अपने आप ही उसकी नज़र मरीना के पास ही में खड़े समर पर टिक जाती है, तो वो उसे एकटक देखता ही रह जाता है। समर, जो कि वही खड़ा था, वहां हो रही सारी गतिविधियों और उस आदमी की पर्सनैलिटी ऑरा और उसे मिल रहे किंग ट्रीटमेंट को देखकर अब तक समझ गया था कि ये आदमी कोई और नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्टिन डिसूजा है, जिसे वो ना जाने कब से ढूंढ रहा था, जिसने इतने दिनों से उसकी जान को उससे दूर रखा था। वो भी ऑस्टिन को अपनी काली गहरी आंखों से घूरने लगता है। आज आखिरकार ये दो जानी दुश्मन आमने सामने थे। अंडरकवर रॉ एजेंट ब्लैक पैंथर और अंडरवर्ल्ड माफिया किंग ऑस्टिन डिसूजा आज एक छत के नीचे थे। कुछ देर तक ऑस्टिन और समर बस एक दूसरे को बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार देखे जा रहे थे। ऑस्टिन ये देखकर हैरान था, क्योंकि आज से पहले बड़े बड़े लोग भी उससे नजरें मिलाने से कतराते थे, फिर ये आज अचानक उसी के घर में आया। ये 26-27 साल का जवान सा लड़का ऐसे कैसे उसे घूर रहा है, वो यही समझ नहीं पा रहा था। अनन्या तो ऑस्टिन के वहां आने से इतना डर गई थी कि वो तुरंत ही अपने सामने खड़े समर और मरीना के पीछे किसी बिल्ली के बच्चे की तरह छुप जाती है। उसे ऑस्टिन की पर्सनैलिटी से बहुत डर लगता था। वो उस दिन के बाद कभी ऑस्टिन के सामने आई भी नहीं थी। वही समर का इस वक्त गुस्से से बुरा हाल था। इस इंसान ने उसकी जान, उसकी बीवी, उसका पहला और आखिरी प्यार जो कि अनन्या थी, उसको उससे इतने दिनों तक दूर रखा। समर की आंखों के सामने रिंकू और यामिनी के अंतिम संस्कार का दृश्य आ जाता है। उन दोनों मासूमों को इस हैवान की वजह से बेमतलब में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस वक्त समर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुठियां कसकर बांध ली थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी ऑस्टिन के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर वो जानता था इस वक्त वो ऑस्टिन को छू भी नहीं सकता था। वो इस वक्त पूरी तरह से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था और इस वक्त उसके खिलाफ कुछ करना बस एक बेवकूफ़ी थी। वहां छाई शांति और सन्नाटे को तोड़ने के लिए मरीना कुछ कदम आगे आकर अपनी सी क्यूट टोन में अपने भाई से समर की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहती है, भाई ये समर है, मेरा पुराना दोस्त, ये इंडिया में रहता है। मुझे पता चला कि ये कुछ दिनों के लिए हमारे आइलैंड पर आया हुआ है वेकेशंस के लिए, तो मैं इसे घर ले आई। आपको तो पता ही है कि हमारा आइलैंड विजिटर्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर नई इसे यहाँ अकेला छोड़ती तो कुछ भी हो सकता था इसके साथ, तो मैंने सोचा इसे कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर में रहने दूं ताकि ये सेफ रहे। तो क्या आप
मरीना इतना कहकर अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। ऑस्टिन उसकी बात सुनकर बस ना बोलने ही वाला था। उसे पसंद नहीं था अजनबियों का उसके विला में रहना। अभी ऑस्टिन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाल होता है कि तभी उसकी नज़र मरीना के लाल और ब्लश करते चेहरे पर चली जाती है, जो बड़ी उम्मीद से उसे ही देख रही थी और बीच बीच में चोर नज़रों से समर को देख रही थी। ऐसा भाव उसने अपनी बहन के चेहरे पर आज से पहले कभी नहीं देखा था। मरीना ने आज से पहले कभी भी किसी भी लड़के के लिए ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। ऑस्टिन ये देखकर हैरान रह जाता है। ऑस्टिन अपने सामने खड़े मरीना और समर को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मरीना इस लड़के समर को पसंद करती है? ये सोचते हुए ऑस्टिन मरीना को और ज्यादा गौर से देखने लगता है। ऑस्टिन देखता है मरीना के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। ये देखकर ऑस्टिन के दिल में एक ख्याल आता है। वो अपने आप से कहता है, अगर सच में मरीना इस लड़के को पसंद करती है तो मुझसे ज्यादा खुश हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों की शादी करवा कर इन दोनों को यहाँ से दूर भेज दूंगा। फिर फाइनली मेरा पीछा मेरे उस मरे हुए बाप की इस आखिरी गलती मरीना से छूट जाएगा और बदले में मुझे इसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। ये सोचकर ऑस्टिन के चेहरे पर एक छोटी सी डेविल स्माइल आ जाती है, जो समर के अलावा और कोई नहीं देख पाता। समर उसकी वो मुस्कान देखकर अपने मन में कहता है, आखिर अब ये कमीना कौन सी खिचड़ी पका रहा है अपने इस शैतानी दिमाग में। दरअसल ऑस्टिन तो हमेशा से उसी मौके की तलाश में था कि वो कब मरीना से अपने पीछा छुड़वाए। उसे मरीना से कभी कोई लगाव था ही नहीं और ना ही वो उससे प्यार करता था। ये इसलिए नहीं क्योंकि मरीना उसकी सौतेली बहन थी। दरअसल मरीना के हमेशा अपने कामों में टांग अड़ाने की आदत से वो उससे हमेशा से ही काफ़ी नापसंद करता था। मरीना को नापसंद करने और उससे पीछे छुड़वाने की कोशिश करने का उसके पास एक बड़ा कारण और भी था। उन दोनों के पिता ने मरने से पहले जो आखिरी विल बनाई थी, उस विल के हिसाब से डिसूजा फैमिली की दौलत और जायदाद का आधा हिस्सा मरीना को मिलने वाला था जब वो 25 की हो जाती, जो ऑस्टिन कभी नहीं चाहता था। पैसा और पावर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे और इनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने सोचा कि अगर मरीना समर को पसंद करती है तो वो मरीना के सामने समर से शादी करने के बदले लिए ये शर्त रखेगा कि उसे अपने हिस्से की जायदाद और पैसे भी अपने भाई ऑस्टिन के नाम करनी होगी, पर इसके लिए उसे समर और मरीना को करीब आने का मौका भी देना पड़ेगा। हालांकि समर उसे कुछ ठीक तो नहीं लगा, पर उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मरीना से 1% भी लगाव नहीं था। समर से शादी करके मरीना खुश रहे ना रहे, जिए या मरे, इससे ऑस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऑस्टिन एक गहरी सांस लेकर अपनी रौबीली आवाज में समर को देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम मरीना के दोस्त हो तो जब तक तुम यहाँ इस आइलैंड पर हो तुम हमारे घर में रह सकते हो। ऑस्टिन के मुंह से ये बात सुनकर उस हॉल में मौजूद 3 लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। मरीना, समर और अनन्या। समर तो खुशी से पागल होने वाला था, पर वो किसी तरह अपने आप पर काबू पाता है। वो ऑस्टिन को देखकर हल्का मुस्कुराता है और हल्का सा अपना सर हिलाकर उसे धन्यवाद करता है। अब उसके पास कुछ दिन थे ये सोचने के लिए कि वो अनन्या को यहाँ से कैसे वापस ले जाए। वही मरीना और अनन्या दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मरीना तो खुश थी ही, पर अनन्या की खुशी उससे 100 गुना ज्यादा थी। ये जानकर कि अगले कुछ दिनों तक समर उसके साथ यही रहेगा। उसके पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अनन्या अपने छोटे कद की वजह से समर के पीछे पूरी तरह से छिप गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे की खुशी कोई नहीं देख पाता। ऑस्टिन मरीना और समर को एक नज़र देखकर वहां से तेज कदमों से अपने रूम में चला जाता है। समर उसे जाते हुए देख रहा था। समर, तुम आरडी के साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। हाँ, आज तुम यहाँ नए आए हो तो चाहो तो तुम आज अपने रूम में ही खाना खा लेना, बट हाँ, कल से हम साथ में ही खाना खाएंगे। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स नाउ। मरीना समर से बड़े प्यार से कहती है। उसकी बातों में छिपा फ्लर्ट समर तो नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त उसकी बातों पर कम और ऑस्टिन के मन में चल रहे प्लान के बारे में सोचने पर ज्यादा था। पर पीछे खड़ी अनन्या, उसका ध्यान वो अच्छे से मरीना के कहने का मतलब समझ सकती थी। उसकी बात सुनकर वो उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगती।
समर मरीना को हल्की मुस्कान के साथ देखता है और हाँ में सर मिलाते हुए वह उस सर्वेंट आरडी के साथ वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो वही खड़ी अनन्या को भी एक नज़र देखता है। वो अपनी पलकें झपकाकर उसे आंखों ही आंखों में रिलैक्स रहने का इशारा करता है। अनन्या भी उसका इशारा समझ जाती है। कुछ देर बाद वो सर्वेंट आरडी समर को विला के फर्स्ट फ्लोर के राइट साइड में बने एक कमरे में ले आता है। समर देखता है ऑस्टिन की तरह ही उसके विला का एक कमरा भी कुछ मिस्टीरियस है। वो उस कमरे की अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था, तभी पीछे मौजूद वो सर्वेंट कहता है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना मिस्टर समर। ये कहकर आरडी वहां से अगले ही पल चला जाता है। उसके जाने के बाद समर एक लंबी राहत की सांस लेता है। आज के उस लंबे सफर से वो थोड़ा थक गया था, पर इतने दिनों बाद अनन्या का चांद सा चेहरा देखकर मानो उसकी सारी थकान ही मिट गई हो। वो रूम के बेड पर लीन होकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। समर बुदबुदाते हुए अपने आप से कहता है, मैं यहाँ तक तो आ गया, पर अब मैं अनन्या को यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगा। यहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है मानो इंडिया पाकिस्तान की सरहद, ऐसे में मैं उसे कैसे। वही दूसरी तरफ अनन्या भी अपने रूम में आ गई थी। उसने अपना मुंह अपने हाथों से बंद किया हुआ था। कमरे ने आकर वो जल्दी से अपने बेड पर पेट के बल लेट जाती है और पिलो में अपना छोटा सा चेहरा छुपाकर अपनी आंखों में बाहर आने को मचल रहे आंसुओं को आखिरकार बहा देती है। अब तक उसने जो हिम्मत जुटा रखी थी वो एकदम से टूट जाती है। वो जाकर समर के सीने से लगना चाहती थी। वो उसे प्यार करना चाहती थी, उसे ये बताना चाहती थी कि वो उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि ये लोग उसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए थे। पर वो इतनी मजबूर थी कि वो चाहकर भी समर के पास नहीं जा सकती थी। अगले दिन ऑस्टिन का विला। ऑस्टिन सुबह सुबह ही घर से उसके ऑफिस के लिए निकल गया था। वो आज हर रोज से थोड़ा जल्दी ही घर से निकल गया था, क्योंकि वो मरीना और समर को करीब आने के मौके देना चाहता था। सुबह तकरीबन 9:30 बजे समर अपने रूम से बाहर आता है। उसकी आंखें पूरे विला के माहौल को स्कैन करने लग जाती है। वो देखता है काफी सारे सर्वेंट्स भाग भाग कर विला को सफाई में लगे हैं। कुछ सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे, पर उसे वहां कोई भी जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बस अनन्या को ही ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं देख ही नहीं रही थी। समर अपने मन में कहता है, ये अनन्या का कमरा कहाँ है? क्या वो अब तक जाग गई होगी? समर यही सब सोच रहा था कि तभी उस हॉल में मरीना आ जाती है। मरीना आते ही जब समर को वहां पहले से देखती है तो खुश हो जाती है। वो आज रोज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सज कर आई थी। समर को देखकर एक बड़ी सी मुस्कान अपने आप ही उसके चेहरे पर तैर जाती है। वो चलकर समर के पास आती है, पर तब भी समर का ध्यान उस पर नहीं था। समर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? समर अचानक मरीना की आवाज सुनकर चौंक गया था। वो अनन्या को ढूंढने में इतना खो गया था कि उसने सामने से आने वाली मरीना पर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ये विला देख रहा था। एंड ई मस्ट से बहुत खूबसूरत और शानदार है ये। समर बहाना बनाते हुए कहता है। उसे उस विला को देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अनन्या को यहाँ से लेकर जाने के रास्ते के बारे में सोच रहा था। मरीना उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। वो समर को डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अच्छा तुम उठ गए हो और मुझे लगता है फ्रेश भी हो ही गए हो, तो क्या हम चलकर साथ में ब्रेकफास्ट कर ले? इस पर समर एक नज़र डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है। उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब उसे ये पता नहीं था कि अनन्या ने कुछ खाया है या नहीं, ये जाने बिना वो कैसे कुछ खा सकता था। पर उसे पता था कि कल मरीना ने जाने अनजाने में उसकी काफ़ी बड़ी मदद की थी और वो कुछ कहकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर उसे ख्याल आया कि क्या पता बातों बातों में मरीना खुद ही उसे यहाँ से अनन्या को लेकर जाने का रास्ता बता दे। ये सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर किसी तरह एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर ले आता है और मरीना को देखा में अपना सर मिला देता है। मरीना इस पर खुश हो जाती है। कुछ ही देर में मरीना और समर डाइनिंग टेबल पर बैठे साथ साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मरीना ब्रेकफास्ट के बहाने अपने सामने बैठे समर को ही चोर नज़रों से ही देख रही थी। समर खा तो रहा था, पर सिर्फ मरीना को दिखाने के लिए उसकी आंखें अब भी अनन्या को देखने के लिए बेकरार थी।
इसी वक्त अनन्या भी समर को एक बार देखने के इरादे से धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां खड़ी एक सर्वेंट जो सफाई में बिजी थी उसे अपने कमरे से बाहर आता देख हैरान थी, क्योंकि वो इससे पहले इतने दिनों में भी खुद से कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उस सर्वेंट को ये समझ नहीं आता कि ये चूहिया अपने आप कैसे अपने बिल से बाहर निकल आई, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है, क्योंकि ऑस्टिन की तरफ से अनन्या को पूरे विला में घूमने की खुली छूट थी और वैसे भी वो जानती थी कि ये एक अकेली 5 फीट 2 इंच की लड़की कहाँ इस किले जैसे विला से बाहर भाग पाएगी। अनन्या अपनी मासूम सुंदर आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगती है, पर उसे समर कहीं नहीं दिख रहा था। वो अपने एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियों फंसाकर बेचैनी से अपने आप से कहती है, ये समर कहाँ चले गए? सुबह सुबह कहीं वो चले तो नहीं गए? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अनन्या अपने आप को विश्वास दिलाते हुए कहती है। चलते चलते वो मैन हॉल में आ जाती है। वहां आते ही उसकी नज़र समर पर पड़ती है। वो उसे देखकर पहले तो खुश हो जाती है, पर जैसे ही वो अपने सामने के नज़ारे पर गौर करती है तो वो बस अपनी जगह पर जम सी जाती है। फ्लैशबैक, समर और मरीना का ब्रेकफास्ट हो चुका था। समर और मरीना अपनी अपनी जगह से उठे ही थे कि तभी मरीना की नज़र समर के सेक्सी होठों पर जाकर ठहर जाती है, जिस पर जो सैंडविच उसने खाया था उसका सॉस लग गया था, पर समर का ध्यान उस पर था ही कहाँ। मरीना ये देखकर मुस्कुरा देती है। वो समर को उसके चेहरे की तरफ कुछ इशारा करती है, पर समर उसका इशारा समझ नहीं पाता, तो मरीना खुद ही अपने पैरों के पावचे उठाकर अपने हाथों से ही उसके होठों से वो सॉस साफ करने लगती है। फ्लैशबैक एंड्स, और उसी वक्त अनन्या भी वहां पहुंच जाती है। उसने उन दोनों को उस हालत में देखकर अपने मन में कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया था। अनन्या उन दोनों को इतने करीब देखकर अपने दांत पीस लेता है। उसका छोटा सा गोरा चेहरा बिल्कुल लाल सा पड़ जाता है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे, पर समर और मरीना अभी इस बात से अनजान थे। तभी अनन्या के कानों में मरीना की आवाज़ पड़ती है, अच्छा समर, तुम हमारे आइलैंड पर घूमने आए थे ना? तो चलो आज मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ हमारा पूरा आइलैंड, देखना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और इसी बहाने मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगी। ये कहकर मरीना समर का हाथ खींचकर उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाती है। अनन्या उन दोनों को जाते हुए अपनी तीखी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल नम और लाल पड़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मरीना समर को नहीं बल्कि उसके सीने से उसका दिल निकालकर उसे उससे दूर लेकर जा रही है। अनन्या हल्का हल्का सुबक रही थी। वो अपने मुंह में ई हेट यू बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मरीना और समर भी अब तक विला के बाहर खड़ी मरीना की गाड़ी के पास आ चुके थे। मरीना ने अब तक समर का हाथ पकड़ा हुआ था। समर को उसका खुद को यूं ऐसे छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुद को ऐसे छूने का हक उसने आज तक अनन्या के अलावा किसी और को नहीं दिया था। वो एक झटके से मरीना से अपना हाथ छुड़ा लेता है तो मरीना इस पर उसको नासमझी में देखने लगती है। समर को याद आता है कि अभी अभी क्या करने वाला था। वो जल्दी से अपना गुस्सा शांत करके एक नकली मुस्कान के साथ मरीना से टॉपिक चेंज करने के इरादे से कहता है, क्या हुआ? चलो, तुम मुझे आइलैंड घुमाने वाली थी ना? मरीना भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो इस वक्त समर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, तो वो भी मुस्कुरा कर कहती है, ओके लेट्स गो। मरीना समर वहां से मरीना की गाड़ी में चले जाते हैं। जाते जाते भी समर विला को ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान इस विला में ही अटकी थी। वो सुबह सुबह अनन्या का चेहरा अपनी नज़रों में बसा लेना चाहता था, पर बिना अनन्या को देखे जाने से उसका दिल बेचैन सा हो उठता है। वो जानता था अब अनन्या को देखने के लिए उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसे वापस आने में देर लगने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जिंदल मैंशन में दोपहर का वक्त था। पूरे मैंशन में एक अजीब सी शांति छाई थी। अर्णव ऑफिस गए हुए थे, इसीलिए अनिता चुपचाप अपने कमरे में बैठी वही अपनी अर्णव, हर्ष, आकाश और शिवी की पुरानी फोटो देख रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो पिछले कुछ दिनों में कितना रोई और कितना तड़पी है।
अनिता ने अब जिंदल फैमिली के लोगों से बातचीत करना लगभग छोड़ ही दिया था। जब से उसे कामिनी की सच्चाई पता चली थी, उसे पता था वो उन लोगों पर जिंदगी में कभी भी भरोसा नहीं कर पाएगी। वो कहीं बाहर भी आती जाती नहीं थी, यहाँ तक कि वो घर में भी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती। वो अपना ज़्यादातर वक्त अकेले ही अपने बेटे की यादों में बिता रही थी। इस वक्त भी अनिता बस अपनी खाली आंखों से लगातार वो पुरानी तस्वीर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में तो मानो अब आंसू भी सूख गए थे, वो अब चाहकर भी रो नहीं पा रही थी। तभी अचानक अनिता के दिल में एक ख्याल आता है, उसे कुछ याद आ जाता है। तुरंत ही वो अपनी जगह से उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। चलते चलते अनिता जिंदल मैंशन के तीसरे फ्लोर पर एक बंद पड़े कमरे के दरवाजे के बाहर आ जाती है। अनिता उस बंद पड़े दरवाजे को कुछ देर तक देखती रहती है, फिर कुछ सोचकर वो सालों से बंद पड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। पर दरवाज़ा इतने सालों तक बंद रहने की वजह से जैम हो गया था और अनिता में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक झटके में उसे खोल दे। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार वो दरवाज़ा खुल ही जाता है। ये कमरा किसी और का नहीं, हर्ष का था। हाँ, 7 साल पहले जब वो जिंदल फैमिली में था तब यही उसका कमरा था। पर उस दिन उसके जाने के बाद इतने सालों में किसी ने भी इस कमरे में कदम नहीं रखा था। इस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि जिंदल मैंशन का कोई नौकर भी कभी इस कमरे में सफाई के लिए नहीं गया था। इस कमरे को बंद रखने का फैसला अर्णव का ही था, ताकि अनिता इस कमरे में मौजूद हर्ष और उससे जुड़ी चीज़ें देखकर मायूस ना हो जाए। अनिता कमरे में आती है तो देखती है कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने मौजूद खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। इतने सालों तक किसी तरह की कोई सफाई ना होने की वजह से फर्श और बाकी चीज़ों पर काफ़ी धूल जमी हुई थी और दीवारों पर हर जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। अनिता कमरे की ये हालत देख ही रही थी, तभी अचानक अनिता की नज़र कमरे की एक दीवार पर लटक रही कुछ फोटो फ्रेम्स पर पड़ती है। उन फ्रेम्स पर भी धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। अनिता उन फ्रेम्स के पास आकर उनमें से एक फ्रेम पर से अपने हाथों से धूल हटा देती है। जब थोड़ी सी धूल हट जाती है तो अनिता देखती है ये हर्ष की अपने मॉम डैड के साथ की गई आखिरी तस्वीर थी, जिसमें उसके हाथ में एक मोटी सी डिग्री थी और अनिता और अर्णव उसके दाएं बाएं मौजूद थे। हर्ष इस फोटो में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। अनिता की आंखें छलक पड़ती है। कुछ देर तक उस तस्वीर को देखने बाद वो एक गहरी सांस लेती है। फिर अनिता अगली फ्रेम के पास जाती है और उस पर से भी धूल साफ करती है। अनिता देखती है ये बिजनेस मैनेजमेंट की एक मोटी सी डिग्री है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मिस्टर हर्ष अर्णव जिंदल लिखा हुआ था। अनिता कुछ देर तक उस डिग्री को देखती रहती है। उसे अपने बेटे पर काफ़ी गर्व हो रहा था। उसने काफ़ी कम उम्र में अपनी मेहनत और लगन से ये डिग्री हासिल की थी। कुछ देर तक कमरे में रहने के बाद अनिता वहां से जाने लगते है। उसे यहाँ आकर काफ़ी सुकून मिला था। उसने डिसाइड किया कि वो आगे भी इस कमरे में आती जाती रहेगी और नौकरों से कहकर इस कमरे की सफाई भी करवा देगी। अभी वो कमरे से जा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र कमर में मौजूद अलमारी पर पड़ती है। वो उस अलमारी को कुछ देर तक देखती रहती है। कुछ देर कुछ सोचने के बाद वो अलमारी के करीब चली जाती है। अनिता अलमारी खोलने की कोशिश करने लगती है और जल्द ही खुल भी जाती है। अलमारी पहले से ही खुली हुई थी। अनिता देखती है इसमें हर्ष के पुराने कपड़े थे जो वो अक्सर घर और ऑफिस में पहनता था। अनिता उन कपड़ों पर अपने हाथ फेरने लगती है, मानो वो हर्ष के कपड़ों को नहीं बल्कि हर्ष को ही छू रही हो। तभी हर्ष के कुछ सूट्स में हाथ फेरते फेरते अनिता को उनमें से एक सूट में किसी ठोस चीज़ के उनमें होने का एहसास होता है। वो जल्दी से उस सूट के पॉकेट में हाथ डालती तो जो चीज़ बाहर निकलती है उसे देखकर उसका दिल धक से रह जाता है। ये एक रिस्ट वॉच थी। ये वॉच उसने ही हर्ष को उसके 19वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। अनिता कुछ देर तक उस घड़ी को अपनी नम आंखों से देखती रहती है। इतने सालों तक कोई सर्विस न मिलने की वजह से उस घड़ी की हालत काफ़ी ख़राब थी और अब उसने चलना भी बंद कर दिया था। अनिता को लगता है कि अब वो अगर इस कमरे में और रही तो वो अपने आप को काबू नहीं कर पाएगी। वो उस घड़ी को वापस अलमारी में रख अलमारी बंद करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक पुरानी दिखने वाली डायरी पर पड़ती है।
कुछ देर तक अनिता उस डायरी को देखती रहती है। उसे याद था ये हर्ष की पर्सनल डायरी थी और वो इसे किसी को भी पढ़ने नहीं देता था। अनिता उस डायरी को उठा लेती है। बाकी चीज़ों की तरह उस डायरी की भी हालत काफ़ी ख़राब थी। सफ़ेद रंग के कागज़ पीले पड़ गए थे और कुछ कुछ जगह से वो डायरी फट भी गई थी, पर उस पर लिखे शब्द अभी भी पढ़ने लायक थे। अनिता उस डायरी को खोलकर उसमें लिखे शब्दों को गौर से पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो उसमें लिखे शब्द पढ़ रही थी उसकी आंखें अपने आप फैलती जा रही थी। अनिता की आंखें उस डायरी को पढ़कर चौड़ी होती जा रही थी। उसमें हर्ष ने अपने विचार, अपने गोल्स, अपने पैशन और जिंदल फैमिली के तकरीबन सारे मेंबर्स के बारे में वो क्या सोचता था वो लिखा था। सबसे पहले अनिता को हर्ष की डायरी में उसी के बारे में लिखा हुआ मिला। डायरी में हर्ष ने लिखा था, मॉम, आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने मुझे सिखाया कि कैसे बड़ी सी बड़ी मुश्किलों में भी कैसे खुद को संभालना है और हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना है। मैं जानता हूं कि आप बाहर से सख्त दिखती हैं, लेकिन मैं आपकी आंखों में छुपे प्यार और चिंता को साफ देख सकता हूं। मॉम, आपके लिए परिवार सबसे ऊपर होता है और मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या मैं कभी आपके जितना मजबूत बन पाऊंगा। आपने पापा के साथ मिलकर हमें एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए जो भी कुर्बानियां दी हैं, उनका मोल मैं कभी नहीं चुका सकता। पर कभी कभी मॉम, मैं आपसे डरता भी हूँ। आप अपने फैसले में इतनी पक्की होती हैं कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझसे दूर हो जाएंगी। फिर भी मैं जानता हूं कि आप जो भी करती हैं हमारे भले के लिए करती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आप मेरी दुनिया हैं। एक दिन मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि आप मेरी तरफ देखकर कहें, हर्ष, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। आपका बेटा। ये पढ़ते हुए अनिता की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़ते हैं। उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता था और उसने एक झटके में ही उसका भरोसा तोड़ दिया था। अनिता आगे पढ़ती है। आगे हर्ष ने अपने डैड अर्नव जिंदल के बारे में लिखा हुआ था, डैड, आप मेरी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो हैं। मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं भी एक दिन आपकी तरह बन पाऊँ, निडर, बुद्धिमान और सबकी नज़रों में सम्मानित। आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन डैड, आप हमेशा इतने परफेक्ट लगते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। डैड, आपके साथ समय बिताना, आपके अनुभव सुनना और आपकी परछाई में खुद को सुरक्षित महसूस करना, ये सब मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। आपने हमें हर वो चीज़ दी जो हम चाहते थे, लेकिन आपकी बाहों में वो अपनापन, वो प्यार पाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आपके लिए मेरी सबसे बड़ी चाहत यही है कि एक दिन आप मुझ पर गर्व करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा बेटा माने जिसने आपकी विरासत को आगे बढ़ाया है। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये कभी कह नहीं पाया, शायद इसलिए कि मैंने हमेशा आपको सख्त और गंभीर देखा है। आपके बेटे का प्यार, हर्ष। अनिता ये पढ़कर रोते रोते ही हल्के से मुस्कुरा देती है। उसके आंसू डायरी के पन्नों पर लगातार गिर रहे थे। अनिता पन्ना पलट देती है। अगले पन्ने पर हर्ष ने अपने छोटे जुड़वा भाई आकाश के बारे में लिखा था, आकाश मेरा छोटा भाई थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा गुस्सैल है, घर में बहुत कम रहता है और ज़्यादातर अपने आवारा दोस्तों के साथ फिजूल की पार्टियों में ही लगा रहता है, और अगर घर आता भी है तो किसी से भी ठीक से बात तक नहीं करता। न जाने मुझसे भी कौन सी खार खाए बैठा रहता है कि मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। अब 2 दिन पहले की ही तो बात है, उसने एक नौकर पर हाथ तक उठा दिया था जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा भी था। मॉम डैड अक्सर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान रहते हैं, पर है तो मेरा छोटा भाई ही ना। मुझे उम्मीद है वो एक दिन वो अपनी इन हरकतों से बाज आकर सही रास्ते पर ज़रूर आ जाएगा। आखिर हम दोनों भाइयों की रगों में खून भी तो एक ही दौड़ रहा है ना। अनिता ये सब पढ़कर काफ़ी खुश थी। उसे याद था आकाश का बर्ताव कभी भी हर्ष के लिए ठीक नहीं रहा था, पर हर्ष का दिल इतना साफ था कि उसने इसका भी कभी बुरा नहीं माना। अनिता पेज पलट देती है। अगले कुछ पन्नों पर हर्ष ने अपनी हॉबीज और फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखा था। वो पढ़ते पढ़ते अचानक अनिता की नज़र हर्ष के लिखे कुछ ऐसे शब्दों और बातों पर पड़ती है जिन्हें पढ़कर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब सी हो जाती है और उसका दुख अचानक हैरानी में बदल जाती है। वो देखती है हर्ष की डायरी में लिखा है,
जिंदल खानदान और जिंदल ग्रुप्स को टॉप पे ले जाने और उनको टॉप पे ले जाने के अलावा मेरा एक बड़ा सपना ये भी है कि मैं इंडियन आर्मी में कुछ सालों के लिए अपनी सर्विस दूं। आखिरकार हमें एक ही जिंदगी तो मिलती है, इस एक जिंदगी में आखिर देश की सेवा करने से ज़्यादा बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। यहाँ तक कि अगर मुझे कभी कोई अंडरकवर एजेंट भी बनना पड़े तो भी मैं ये काम खुशी खुशी कर लूँ। अगर इस तरह से भी मैं देश दुनिया के दुश्मनों को उनकी सही जगह पहुंचा दूं तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वो बलदेव सर, क्या पता उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए अलाउ ही नहीं करते। बड़े मुश्किल से जाकर मुझे मार्शल आर्ट्स और कमांडो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हुए हैं, और वो भी मुझे मेरी अपनी जिंदल फैमिली से छिप छिप कर करनी पड़ रही है। उन्हें पता चल गया तो वो लोग मुझे कभी इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। आखिर उन्हें उनकी फैमिली की रेपुटेशन जो इतनी प्यारी है। अनिता की आंखें हर्ष की लिखी ये बातें पढ़ते पढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है मानो चेहरे से ही निकल जाएगी। उसे आज अपने बेटे के बारे में ये नई बात पता चली थी। आज उसे लगा कि वो अपने बेटे को तो कभी समझ ही नहीं पाई थी। अनिता बुदबुदाते हुए अपने आप से बुदबुदा कर कहती है, इसका मतलब हर्ष को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मन था और इसके लिए वो सीक्रेट ट्रेनिंग भी ले रहा था। अगर ऐसा था तो उसने कभी मुझे ये बताया क्यों नहीं। ये कहकर अनिता वो डायरी वापस वही रखकर हर्ष का कमरा बंद करके अपने कमरे में आ जाती है। फिर वो कमरे के चक्कर लगाने लगती है। कुछ तो था जो उसके दिमाग में खटक रहा था। अचानक अनिता को कुछ दिन पहले शिवी की शादी में हुई घटना याद आ जाती है, जब वो और उसके सारे परिवार वालों और शादी में मौजूद सारे मेहमानों को कुछ आतंकवादियों ने होस्टेज बना लिया था। उस वक्त तो उसने और वहां मौजूद दूसरे होस्टेजेस ने तो जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ ही दी थी। पर तभी सबसे आखिर में उस बैंक्वेट हॉल में एक तकरीबन 6.5 फीट लंबे इंसान की एंट्री हुई थी, जिसके चेहरे पर बड़ा सा काला मास्क था और वो काले कपड़ों में ढका हुआ था, जिसने कुछ मिनटों में ही उन आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर उन सबको वहां से निकाल लिया था। अनिता को आज भी याद था जब उसने उस शख्स जिसे सब ब्लैक पैंथर कहकर पुकार रहे थे, उसे देखते ही वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यही नहीं, उसे याद था कि जब उन आतंकवादियों ने उस शख्स पर हमला किया तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, मानो कोई अपना मुसीबत में हो। और उसके मुंह से अचानक हर्ष भी निकला था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा उसने क्यों किया। लेकिन जब तब वो लोग वापस जिंदल मैंशन पहुंचते उन्हें पता चला कि समीर और कामिनी फरार हो गए हैं, जिस वजह से वो इन सब पे ध्यान नहीं दे पाई थी। पर अब काफ़ी देर सोचने के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। अनिता अपने आप बुदबुदाते हुए कहती है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? क्या वो मेरा हर्ष था? अनिता को था कि उसने कभी भी अपने बेटे हर्ष की लाश तो देखी ही नहीं थी, और हर्ष के मरने का तो बस एक अनुमान ही पुलिस ने उन लोगों की दिया था। पर वो बिना हर्ष की लाश देखे ये कैसे मान सकती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? फिर वो अपना सर नाने मिलाकर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर्ष आखिर अंडरवर्ल्ड के इतने खतरनाक लोगों के साथ कैसे और कब इन्वॉल्व हुआ? और अगर वो जिंदा है तो वो इतने सालों से यहाँ अपने घर क्यों नहीं आया? और उस दिन तो हम सब उसके सामने ही थे, तो फिर उसने हम में से किसी को भी पहचाना क्यों नहीं? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, पर इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। बहुत देर सोचने और उस दिन उस होटल में हुई एक एक घटना को याद करने के बाद आखिरकार उसे एक बात याद आती है। उसे उन आतंकवादियों के लीडर अहमद जमाल की कही एक बात याद आती है जो उसने ब्लैक पैंथर से कही थी, आखिर कब तक बचाओगे तुम उस लड़की को उससे? कभी ना कभी तो वो उस तक पहुंच ही जाएगा। उस बात को याद करके अनिता गहरी सोच में पड़ जाती है और अपने आप से मन में कहती है, इसका मतलब कोई लड़की है जिसे वो अंडरकवर एजेंट ब्लैक पैंथर प्रोटेक्ट करता है उन अंडरवर्ल्ड के लोगों से। ज़रूर वो लोग उसी लड़की को अपने साथ लेने आए होंगे और इसी वजह से उन लोगों ने हम सबको बंदी बना लिया था। तो अगर मैं किसी तरह उस लड़की का पता लगाकर उस लड़की तक पहुंच गई तो क्या मैं ब्लैक पैंथर तक भी पहुंच जाऊंगी? और अगर मैं ब्लैक पैंथर तक पहुंच गई तो अनिता ये सोचकर खुश हो जाती है, पर जल्द ही वो अपनी खुशी पर लगाम लगाते हुए अपने आप से कहती है, पर ये सब उतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। आखिर मैं उस लड़की को इतने बड़े देश में कहाँ ढूंढूंगी, और वो भी ये पता लगाए बिना कि वो लड़की आखिर कौन है?
काफी देर इस बारे में सोचने के बाद आखिरकार अनिता एक फैसला लेती है। वो कहती है, मुझे पहले इस बारे में पहले अर्णव से बात करनी पड़ेगी। वो अपनी पहचान और कनेक्शन से आसानी से ये पता लगा सकते हैं, पर तब तक मुझे उनके आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। रात का वक्त अनिता अर्णव का कमरा, अर्णव ऑफिस से आ गए थे। वो अपने कमरे में आकर देखते हैं पूरे कमरे में अनिता बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही है। शायद वो उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रही थी। अनिता, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनिता अचानक अपने पति अर्णव को आया देख चौंक जाती है। वो अभी अपने ख्यालों में इस कदर गुम थी कि उसे सामने से आते अर्णव भी दिखाई नहीं देते। कुछ नहीं अर्णव, मैं तो बस। फिर अनिता एक बहाना सोचते हुए कहती है, हाँ तो बस शिवी के बारे में सोच रही थी। वो अपने ससुराल में खुश तो होगी। इस पर अर्णव अपना कोट उतारते हुए नामे सर मिलाते हुए कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो और तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि उसे उसकी लाइफ में अकेला छोड़ दो। इस पर अनिता भी हाँ में सर मिला देती है। कुछ देर बाद अर्णव और अनिता सोने के लिए बेड पर लेते ही थे। अर्णव अब भी समीर और कामिनी के बारे में सोचकर परेशान थे, जो फरार थे। अर्णव अब तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर चुके थे, पर वो अभी तक भी उन दोनों का कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। वहीं उनके पास में लेटी अनिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बात अर्णव से कहे तो कहे कैसे। आखिरकार अनिता अपना मन बना ही लेती है। वो एक लंबी सांस लेकर अर्णव से कहती है, अर्णव, आपको याद है उस दिन जब हम लोग होटल में थे, तब उन आतंकवादियों ने हम लोगों को होस्टेज बना लिया था? हाँ याद है, क्यों कुछ बात है क्या? अर्णव बिना अनिता की तरफ देखे कहते हैं, आपको याद है उस आतंकवादियों के लीडर ने उस अनिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो ब्लैक पैंथर को आखिर किस नाम से बुलाए। उस अंडरकवर एजेंट जिसको वो लोग सब ब्लैक पैंथर कहकर पुकार रहे थे और जिसने हम लोगों को बचाया था, उससे एक बात कही थी कि आखिर तुम उस लड़की को हमसे कब तक बचाओगे? अनिता की बात सुनकर इस बार अर्णव अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगते हैं। आखिर उन अंडरवर्ल्ड के लोगों और उनकी बातों से अनिता का क्या लेना देना, और उनकी बातें याद करके आखिर अनिता क्यों परेशान हो रही है? अर्णव नासमझी में कहते हैं, पर उन लोगों की बातों से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उस लड़की और उस एजेंट से? इस पर अनिता सच बोलने ही वाली थी कि तभी उसे एक ख्याल आता है। अनिता अपने मन में कहती है, नहीं, मैं अभी अर्णव को अपने शक के बारे में नहीं बता सकती, वरना अगर जो मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं हुआ तो मेरे साथ साथ उनका दिल भी टूट जाएगा। अर्णव लगातार अनिता की आंखों में देख रहे थे। उसकी आंखों में अक्सर जो उदासी और नाउम्मीदी होती, आज उसकी जगह एक चमक और एक उम्मीद थी। अनिता उनके सवाल के जवाब में कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मुझे लगता है कोई लड़की है जिसको वो सीक्रेट एजेंट प्रोटेक्ट करता है, उन अंडरवर्ल्ड के लोगों से वो एजेंट। और मुझे लग है कि वो लड़की, वो दोनों जो भी है, ज़रूर वो दोनों अभी काफ़ी जवान है और दोनों की जान इस वक्त खतरे में है। उन दोनों की उम्र अभी ये सब देखने की नहीं है। मुझे लगता है हमें उन दोनों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए। अर्णव को पता था कि अनिता का दिल मोम की तरह नरम है, पर फिर कुछ देर उसकी बात पर गौर करके अर्णव नामे सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं अनिता, मुझे लगता है हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। अनिता उनकी इस बात पर नासमझी में उन्हें देखने लगती है तो अर्णव कहते हैं, अनिता बात को समझने की कोशिश करो। वो एजेंट और वो लड़की इस वक्त अंडरवर्ल्ड के निशाने पर है और उन लोगों की मदद करना मतलब अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाना। देखो, वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता, पर जिंदल फैमिली का हेड होने के नाते मैं ये खतरा मोल नहीं सकता। इस पर अनिता रिक्वेस्टिंग टोन में काफ़ी उम्मीद से अर्णव से कहती है, अर्णव प्लीज़ हम इस बात को सीक्रेट बना कर रखेंगे और किसी को भी पता चलने नहीं देंगे, प्लीज़ अर्णव। अनिता का मासूम चेहरा देखकर अर्णव का मन नहीं होता उसका दिल तोड़ने का। वो एक लंबा सांस लेकर अनिता से कहते हैं, ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं उन दोनों के बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर वो दोनों कौन है। एक बार हमें पता चल गया कि उन दोनों की असली पहचान क्या है, फिर हमारा उन तक पहुँचना आसान हो जाएगा।
अनिता उनकी बात सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठती है, पर अभी वो अपने आप को शांत रखते हुए बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपने सर को हिला देती है। यहाँ ऑस्टिन के विला में रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। पूरे विला में काफी सन्नाटा था। अनन्या अपने कमरे में चारों तरफ बेचैनी से चक्कर काट रही थी। नींद उसकी आंखों से पूरी तरह से उड़ गई थी। सुबह जब से उसने समर और मरीना को इतने करीब देखा था, उसकी तो मानो दुनिया ही हिल गई थी। कुछ देर पहले ये देखने के लिए कि मरीना और समर वापस विला में आए कि नहीं, वो कमरे से बाहर भी आई थी ये देखने के लिए कि वो दोनों वापस घर आए कि नहीं, पर उसे उन दोनों में से कोई भी वहां नहीं दिखा, जिसकी वजह से उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे और उसका मन बेचैन हो उठता है। वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, माता रानी आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है कि आपने मेरे लिए बिना मांगे एक सौतन भी भेज दी। अभी तो हम दोनों ठीक से करीब भी नहीं आए थे। अनन्या ये सब बड़बड़ा ही रही होती है कि अचानक कोई धीरे से उसके रूम का दरवाज़ा नॉक कर देता है। अनन्या उस आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसके रूम में एक फीमेल सर्वेंट जिसको ऑस्टिन ने उसके लिए रखा था, उसके अलावा कभी कोई नहीं आता था, और वो भी अभी कुछ देर पहले उसे खाना देकर चली गई थी। पहले तो अनन्या डर जाती है, उसे लगा कहीं ऑस्टिन तो नहीं है। ये सोचकर ही अनन्या के माथे से इतनी सर्दी में भी पसीना बहने लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, पर कुछ देर बाद कोई फिर से दरवाज़ा नॉक करता है। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक होता है तो इस बार अनन्या कुछ सोचकर थोड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास चली आती है। अनन्या एक बार अपनी ज़िंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट इंसानों अपने पापा और पति समर को याद करके आखिरकार दरवाज़ा खोल ही देती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल देती है, उसके सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक जाती है। वो बड़ी बड़ी आंख किए उसी शख्स को देखने लगती है। उसके मुंह से हैरानी से एक चीख निकलने ही वाली होती है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।